हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रीड लेवल 1 के जो पर्यावरण अध्ययन वाला जो पार्ट है, उसमें पहला टॉपिक जो है परिवार वाला पहली यूनिट का, वो हम फिनिश कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी, उस क्लास को ज़रूर देखें। और अगला जो टॉपिक है वह है सामाजिक बुराइयाँ। तो रीड लेवल 1 लेवल 1 का जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस का जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट के जो परिवार वाला टॉपिक है समाप्त होने के बाद अब हम पढ़ेंगे सामाजिक बुराइयाँ। तो हम ये जानेंगे कि सामाजिक बुराइयाँ क्या होती हैं, किस तरह से सामाजिक बुराइयाँ दुष्प्रभावी हैं, और सामाजिक बुराइयों का दुष्प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक बुराइयाँ। सबसे पहले हम ये जानें कि सामाजिक बुराइयाँ होती क्या हैं। सामाजिक बुराई क्या होती है? तो देखिए, सामाजिक बुराइयाँ समाज में व्याप्त ऐसी नकारात्मक प्रथाएं। नकारात्मक प्रथाएं मतलब कि भाई जो चीज़ें हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। और कुरीतियाँ मतलब जो लंबे समय से चली आ रही हैं लेकिन वह सही नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? कुरीतियाँ कहेंगे। जो व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सामाजिक बुराइयाँ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? सामाजिक बुराइयाँ। तो सामाजिक बुराइयाँ जो है वह नकारात्मक प्रथा और कुरीतियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। ये बुराइयां समाज के नैतिक मानदंडों के विपरीत होती हैं और समाज के सामान्य जीवन को क्या करती हैं? बाधित करती हैं। यानी समाज में जो सामान्य जीवन प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास करती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं। तो इन सभी बुराइयों को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक बुराइयाँ कहते हैं। तो कहीं न कहीं सामाजिक बुराई जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए, समाज के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। चलिए आगे हम बात करें सामाजिक बुराई के बारे में कि सामाजिक बुराइयाँ कौन-कौन सी होती हैं, जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा और चोरी। ये सामाजिक बुराइयाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और उसको कहीं न कहीं बहुत हद तक क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो ऐसी सामाजिक बुराइयों से मानव जीवन जो है वो सफल नहीं हो सकता है, इसीलिए सरकार द्वारा इनको दूर करने के क्या किए गए हैं? प्रयास किए गए हैं। बुद्धिजीवी द्वारा, लोगों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। और सबसे पहले ध्यान भी बुद्धिजीवी लोगों ने दिया कि भाई इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वह समाज के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती, इन पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो सामाजिक बुराई है वह है बाल विवाह। कौन सी है? बाल विवाह। बाल विवाह का अर्थ क्या होता है कि बाल विवाह वह प्रक्रिया जिसमें लड़कियों और लड़कों का विवाह कानूनी आयु, यानी कानून की आयु कितने वर्ष कहती है कि लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। तो बाल विवाह ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसमें लड़कों की जो शादी है वह 21 वर्ष से पहले और लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। उस तरह के विवाह को क्या बोलते हैं? हम बाल विवाह कहते हैं। यह भारत में प्राचीन काल से प्रचलित सामाजिक कुप्रथा है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। देखिए, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर जागरूकता का अभाव है, आदिवासी इलाके हुए, ग्रामीण इलाके हुए, तो इन इलाकों में बाल विवाह करवाया जाता है। अब हम जानेंगे कि बाल विवाह के कारण क्या हैं और बाल विवाह क्यों करवाया जा रहा है। तो बाल विवाह का पहला कारण है और सबसे प्रमुख कारण है अशिक्षा। देखिए, अशिक्षा का अर्थ ये हुआ कि जिस समाज में शिक्षा नहीं होगी, उनको बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में पता नहीं होगा। और जब बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में नहीं पता होगा, तो अशिक्षा के कारण जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो लगातार चलती चली जाएगी। तो समाज में शिक्षा का अभाव बाल विवाह का प्रमुख कारण है। लोग इसके दुष्प्रभावों से अनभिज्ञ रहते हैं। तो यदि बाल विवाह को हमें रोकना है तो शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है। दूसरा है गरीबी। गरीब परिवार की बेटी की जल्दी शादी कर अपने आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वे परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, गरीब होते हैं, उनकी सोच यह होती है कि यदि बेटी की जल्दी शादी हो जाएगी तो भविष्य में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। उसके कारण भी क्या होता है? बाल विवाह होता है। दूसरा, सामाजिक दबाव। ग्रामीण और पारंपरिक समाज में जल्दी शादी करने को सम्मानजनक माना जाता है। यानी ग्रामीण समाज में और पारंपरिक समाज में यदि बेटी की शादी जल्दी कर दी जाती है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, सम्मानजनक माना जाता है कि यदि हम बेटी की शादी जल्दी कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? अच्छी बात होगी।
जबकि उसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं कि उस बच्ची पर भी मानसिक प्रभाव पड़ता है और शारीरिक रूप से प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है उस पर। रूढ़िवादी सोच, पारंपरिक और धार्मिक मान्यताएं भी इसका कारण है, जहां लड़की की जल्दी शादी को शुभ माना जाता है। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात को कहा गया है कि यदि लड़की की शादी की कर दी जाएगी तो शुभ होगा। तो हमारे जो दादाजी हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जो बात ग्रंथों में लिखी गई है वो सही होगी, तो लड़कियों की कम उम्र में या जल्दी शादी कर देनी चाहिए। तो उसके कारण, पारंपरिक सोच के कारण भी क्या होता है, बाल विवाह होता है। तो बाल विवाह का प्रमुख कारण क्या हो गया, अशिक्षा। दूसरा कारण क्या हो गया, गरीबी। तीसरा कारण सामाजिक दबाव, और चौथा कारण हो गया रूढ़िवादी सोच। बाल विवाह के क्या हैं, प्रमुख कारण है। आगे हम बात करें बाल विवाह का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, बाल विवाह का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी जाए तो उसको माँ बनने में समस्या होती है, यानी गर्भधारण जैसी जटिलताओं से उसको सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक समस्याएं होती हैं। मानसिक समस्या ये होती हैं कि उसको बार बार अलग अलग शब्दों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और यदि कोई गलती हो जाती है तो सभी लोग कहते हैं कि गलती मतलब सही कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं किया गया। और व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, यानी जिसकी उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वह पारिवारिक बोझ को उठाने लग जाता है, तो उसके कारण भी वो व्यक्ति जो है परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरह से नहीं निभा पाता। तो वह किस में आ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य उसका क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। फिर शिक्षा से वंचित होना। बाल विवाह के बाद लड़कियां शादी शिक्षा जारी नहीं रख पाती, जिससे उनका विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो बाल विवाह जो होता है, वह लड़कियां जब शिक्षा अपनी जारी नहीं रख पाती तो उनको उनका जो मानसिक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, वो रुक जाता है। और जिससे कि लड़कियां स्वयं के जीवन के बारे में अच्छा निर्णय नहीं ले पाती, और वह हमेशा एक सामाजिक बंधनों में बंध कर ही क्या हो जाती है, रह जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से वह लगातार निर्वहन करती हुई चली जाती है। तीसरा है अल्प विकसित मानसिकता। बाल विवाह से मानसिक और भावात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को बार बार यदि टॉर्चर किया जाएगा, उसे अपशब्द बोले जाएंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर बोझ डाला जाएगा, तो व्यक्ति जो है वह, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों से और अपशब्दों से, दबाव, सामाजिक दबाव के कारण वह मानसिक रूप से क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है और भावात्मक दूरियों को बनाने लगता है। महिला सशक्तिकरण पर असर। बाल विवाह महिलाओं को कमजोर बनाता है, जिससे समाज में उनकी स्थिति और भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो महिलाएं जहाँ पर अपने जीवन में आगे की ओर शिक्षा को ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ सकती हैं, यदि बाल विवाह करवा दिया जाता है तो महिला सशक्तिकरण जो होता है वह नहीं हो पाता, और जब महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाता तो महिलाएं अपने जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। और यदि महिलाएं अपने जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ पाती तो वह अपने जीवन के उन आयामों को प्राप्त नहीं कर पाती जिन आयामों को वो प्राप्त कर सकती हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर भी बाल विवाह का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि बाल विवाह की रोकथाम के उपाय क्या हैं, यानी किस तरह से बाल विवाह को रोका जा सकता है। इन सभी बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहला उपाय है कानूनी उपाय। देखिए, भारतीय संसद ने बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ सन 2006 में। इसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह जो है वह अवैध है। यानी कानून की नज़रों में जिन बच्चों की उम्र 18 साल से लड़की की उम्र कम है और 21 साल से लड़के की उम्र कम है, तो उन्होंने यदि शादी की है तो वह विवाह क्या है, अवैध है। और इस कानून का उल्लंघन करने पर जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है, यानी कि जेल की सजा भी हो सकती है और आर्थिक दंड दिया जा सकता है कि भाई आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सारे दुष्प्रभाव किसके हैं, बाल विवाह के हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखो। अब दूसरा है रोकथाम का उपाय, शिक्षा। देखिए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर और परिवारों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करके इसको प्रथा को कम किया जा सकता है। यानी यदि हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें और परिवारों को इसको प्रथा की हानिकारक प्रभावों के बारे में बताएं, तो हम बाल विवाह को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला है सरकारी और गैर सरकारी उपाय। देखिए, सरकार विभिन्न योजना चलाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं के विकास और सुरक्षा के लिए प्रभावी साबित हो सकती है।
यानी सरकार कहती है कि भाई बेटियों की पढ़ाई पर जोर दिया जाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाने पर अवसर दिए जाने चाहिए। तो बालिका स्कूटी योजना, टैबलेट योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ये सारी योजना जो है, यदि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो बाल विवाह को क्या होगा, रोका जा सकता है। क्योंकि बच्ची को, यदि लड़की को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो अवसर उपलब्ध होने पर बाल विवाह जो है वह नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है वह उस समय क्या कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, तो बाल विवाह को रोका जा सकता है। गैर सरकारी संगठन यानी जो एनजीओ होते हैं, यह एनजीओ भी जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह की कुप्रथा के बारे में बताते हैं, बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताते हैं, जिससे लोगों में क्या आती है, जागरूकता आती है। तो जब लोगों में जागरूकता आती है तो बाल विवाह से जागरूकता लेकर बाल विवाह को क्या किया जाता है, रोका जा सकता है। तो इन प्रभावों से यानी कानूनी उपाय, यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा शिक्षा की अलग जगह कर सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा एनजीओ जो है वो जागरूकता फैलाकर सरकारी योजनाएं चलाकर, लड़कियों के लिए सरकारी योजना चलाकर बाल विवाह को क्या किया जाता है, रोका जाता है। चलिए अब देखिए, बाल विवाह के बाद बात करते हैं हम बाल श्रम के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, बाल श्रम के बारे में बात करते हैं। चाइल्ड लेबर क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बाल श्रम होता क्या है। बाल श्रम वह प्रक्रिया है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उनकी उम्र के अनुपात में काम करवाया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चों से बाल श्रम हम किसे कहेंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। तो चाइल्ड लेबर कहते हैं उसको। और इससे क्या होता है कि बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है, यानी जो उम्र उसकी पढ़ने की है उस समय वो काम कर रहा होता है। दूसरा, बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और तीसरा, मानसिक विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, वह मानसिक तनाव में रहता है। छोटे बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं तो मालिक जो है वो कई बार पिटाई भी कर देते हैं, कई बार उनको अपशब्द कहकर उनकी अपमान भी करते हैं, तो जिससे उनका मानसिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। तो बाल श्रम जो है वह एक कानूनी क्या है, सामाजिक बुराई है। तो यह एक सामाजिक समस्या है जो देश के विकास में क्या उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि जब बच्चों का विकास ही नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। तो देश के विकास में बाधा उत्पन्न करने का कार्य भी कौन करता है, बाल श्रम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 24 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बाल श्रम निषेध की क्या की गई है, बात की गई है। आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी बच्चे से कार्य नहीं करवाया जा सकता। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा प्राप्त, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, मूल अधिकार है। और इसी के साथ आर्टिकल 51 ये कहता है कि माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करें, यानी उनको स्कूल भेजें, उनको शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर दें कि जिससे कि वह बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है। और बाल श्रम क्या है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यदि काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाल श्रम कहते हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल श्रम के कारण क्या है, देखिए जिस तरह से बाल विवाह का जो मूल कारण था वह था अशिक्षा, यानी शिक्षित ना होना। ठीक उसी तरीके से बाल श्रम का कारण है गरीबी। गरीब परिवारों में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है ताकि वे घर की आर्थिक मदद कर सकें। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है, गरीबी है। यानी कि जब पैसा ही घर में नहीं होगा तो पढ़ाई बच्चा कहाँ से करेगा, खाना क्या खाएगा। तो इसीलिए बच्चों से क्या करवाई जाती है, मजदूरी करवाई जाती है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिल सके। शिक्षा में कमी, देखिए जागरूकता की कमी और शिक्षा के अभाव भी बच्चों को बाल श्रम की ओर भेज धकेलता है। यानी यदि बच्चे शिक्षित नहीं हैं और जागरूक नहीं हैं तो वो भी बच्चे क्या करते हैं, बाल श्रम करने लग जाते हैं। अभिभावकों का दबाव, देखिए कई परिवार होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चों से काम करवा कर घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं समय समय पर स्कूल से बंक मार जाते हैं। तो जब जानकारी ली जाती है कि भाई वह क्या कर रहे हैं तो पता चलता है कि वह काम करने गए हैं, खेतों में काम करने गए हैं, जिससे कि उनको कुछ पैसे आ जाएं।
तो अभिभावकों का भी दबाव होता है कि भाई यदि आपको अपना खर्चा चलाना है तो आप क्या कीजिए, मजदूरी कीजिए। तो उस समय भी बच्चे क्या है, बाल श्रम का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। तो अभिभावकों का दबाव भी क्या है, बाल श्रम को करवाने का कारण है। कानून का सही तरीके से पालन ना होना, कई बार सरकारी नियमों का पालन न होने से बच्चों से श्रम करवाया जाता है। यानी सरकारी नियम, सरकार यदि ध्यान न दे, पुलिस व्यवस्था यदि सही न हो, तो उस स्थान पर या उस जगह पर या उस जिले में या उस राज्य में क्या होता है, बाल श्रम जो है बच्चे करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो यदि कानून का सही पालन किया जाएगा तो बच्चों को बाल श्रम से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बाल श्रम का मूल कारण है गरीबी। क्या है? गरीबी। फिर शिक्षा, अभिभावकों का दबाव और कानून का सही तरीके से उपयोग न होना भी क्या है, बाल श्रम का कारण है। चलिए, अब हम बात करते हैं जिन बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है तो बाल श्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी अभी हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर रहे थे कि यदि बच्चों से बाल श्रम करवाया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि जिस समय बच्चे की उम्र जो है वो खेलने कूदने की होती है, शरीर के विकास की होती है, उस समय बच्चा जो है वो मजदूरी कर रहा होता है। तो वह बच्चा जो है वो ना तो शारीरिक विकास कर सकता है और ना ही मानसिक विकास कर सकता है। तो बाल बाल श्रमिकों को कठिन और अस्वस्थकर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनका क्या होता है, शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाल श्रम कहते हैं। दूसरा है शिक्षा से वंचित रहना, यानी बाल श्रम के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जिससे उनका भविष्य क्या हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। अभी अभी मैं ये चर्चा कर रहा था कि जो उम्र पढ़ने की होती है, उस उम्र में बच्चा क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो शिक्षा से वंचित रह जाता है। और जब बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो वह अच्छी तरह, उसका भविष्य जो है वो कैसा हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं? बाल श्रमिकों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करने से विभिन्न बीमारियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यानी कि जो बाल श्रमिक होते हैं, अगर वो विभिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं तो अलग अलग बीमारियों का क्या करते हैं, वह सामना करते हैं। तो स्वास्थ्य समस्याएं भी बच्चों की क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे ऐसी जगह पर काम करें, जैसे खदानों में काम करें, या जहाँ पर डस्ट, धूल के कण ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एलर्जिक समस्याएं, बच्चों से सांस लेने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास भी क्या है, बाल बाल श्रम के कारण प्रभावित होता है और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं भी बाल श्रम के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करें कि बाल श्रम की रोकथाम के उपाय क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कानूनी प्रावधान। जिस तरह से बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया था 2006 में, उसी तरीके से भारतीय संसद ने बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत लागू किया गया है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना क्या है, अवैध है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ। 1986 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करना क्या है, अवैध है। इस कानून का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सख्त निरीक्षण और कड़ी सजा की क्या है, जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति बच्चों से बाल श्रम करवाता है या कारखाना या कोई संस्था बाल श्रम करवाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाते हैं। शिक्षा के प्रसार प्रसार से बाल श्रम को रोका जा सकता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई छोटी क्लास के बच्चे जो है वो अभिभावकों के दबाव में आकर या गरीबी के कारण जो है बाल श्रम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो यदि सरकार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दे और अनिवार्य कर दे तो बच्चे जो है स्कूल जाने लगेंगे, तो स्कूल जाने लगेंगे तो उनको शिक्षा भी प्राप्त होगी और बाल श्रम से भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि कई सारे परिवार आर्थिक स्थिति के कारण भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो सरकार ने यह व्यवस्था की है RT 2009 के अंतर्गत कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जब बच्चों को शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा तो बच्चा जो है वो बाल श्रम भी नहीं करेगा। सरकारी योजनाओं की सहायता से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे कार्यक्रमों के तहत बच्चों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा की ओर क्या किया जाता है, उन्मुख किया जाता है। तो सरकार जो है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चला रही है, जिसके तहत बच्चों को श्रम से मुक्त किया जाता है, बाल श्रम नहीं करवाया जाता और स्कूलों में भेजा जाता है, जिससे कि वह पढ़ाई के अवसर अपने प्राप्त करते हैं और समाज में जागरूकता फैलाकर, यानी बाल श्रम के खतरों के बारे में समाज में यदि जागरूकता फैलाई जाए तो इस समस्या से क्या किया जाता है, निपटारा पाया जा सकता है। समाज को ये बताया जाए कि भाई बाल श्रम जो है वो हानिकारक है, बाल श्रम किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं हो सकता
और यदि बच्चों से हम काम करवाएंगे तो वह जो कि करवाया गया काम है वह कभी भी हितकर नहीं हो सकता। बच्चों का मानसिक और शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो बाल श्रम जो है वो कहीं न कहीं हानिकारक होता है। तो इस तरह से कानूनी प्रावधान, शिक्षा के प्रचार और सरकारी योजनाएं समाज में जागरूकता फैलाकर बाल श्रम को रोका जा सकता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। इसको आप याद रखिए। ये कई बार देखिए नॉर्मल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और बड़ी-बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी बाल श्रम जो है वो बाल श्रम से अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं दहेज प्रथा के बारे में, डाउरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दहेज है क्या। देखिए, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसमें विवाह के समय वधू पक्ष से वर पक्ष को गहने और अन्य सामग्री दी जाती है। यानी कि आपने देखा होगा, जब विवाह होता है तो लड़की वाले पक्ष की तरफ से लड़के वाले पक्ष को कुछ सामान दिया जाता है, धन दिया जाता है, कुछ सामग्रियाँ दी जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दहेज कहते हैं। यह प्रथा भारत में बहुत पुरानी है और आज भी इसका क्या है? प्रचलन है। देखिए, ये जो प्रथा है वो सामान्यतः हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ये देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं यह प्रथा भी क्या है? समाज के लिए बहुत गलत है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सामाजिक बुराई कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं दहेज प्रथा का कारण क्या है। देखिए, दहेज प्रथा का सबसे पहला कारण है पारंपरिक सोच। समाज में दहेज को एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात ये लोग यह समझते हैं कि भाई ये लंबे समय से परदादा दादाओं के ज़माने से और कई हज़ार सालों से ये प्रथा चलती आ रही है, तो ये एक सही प्रथा है। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी इस बात का ज़िक्र किया गया है। तो परंपरागत जो सोच है उसके कारण दहेज प्रथा को क्या किया गया है? सांस्कृतिक मान्यता, सामाजिक मान्यता दी गई है, और सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता के कारण दहेज प्रथा को क्या है? सही ठहराया मानते हैं लोग, और यही कारण है कि दहेज प्रथा जो है वो आज भी समाज में क्या है? प्रचलित है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सभी लोग क्या है? दहेज लेते हैं। ये बात अलग है कि कागज़ों में बस सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि साहब दहेज प्रथा क्या है? गलत है। पर सामान्य रूप से यदि हम परिवारों में देखें तो आज भी यह क्या है? संचालित है। अशिक्षा यानी शिक्षा के अभाव लोगों को इस प्रथा के प्रति जागरूक नहीं होने देता। यानी कि लेकिन मैं कहूँगा कि भाई ये जो अशिक्षा वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षित समाज में भी दहेज प्रथा जो है वह चालू है। लेकिन ठीक है, फिर भी हम ये समझें कि भाई लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है, कमी होने के कारण या शिक्षित न होने के कारण भी लोग क्या है? दहेज प्रथा को क्या है? चलाए रखते हैं, या दहेज को लेन-देन की ओर क्रियान्वित रखते हैं, दहेज लेते हैं और देते हैं। तो शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है कि दहेज प्रथा के कुप्रभाव क्या हो सकते हैं। यदि इस बात की जानकारी सभी लोगों को है, तो कोई भी व्यक्ति दहेज प्रथा को आगे जारी नहीं रखेगा। तीसरा है लैंगिक असमानता। समाज में लड़कियों की स्थिति कमज़ोर मानी जाती है, जिससे लोग दहेज लेने के लिए क्या होते हैं? मजबूर होते हैं। देखिए, हमारा समाज जो है, भारतीय समाज है, यह मानता है कि लड़कियां जो हैं वह कार्यकुशल कम होती हैं और लड़कियों को केवल घर का काम करना चाहिए। तो इस तरह की मान्यताओं के आधार पर जब कोई पिता अपनी लड़की की शादी करता है तो वह दहेज देकर उसको विदा करता है। तो लैंगिक असमानता भी दहेज प्रथा का क्या है? मूल कारण है। जबकि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि लड़कियां बहुत सारे क्षेत्रों में आगे हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं मान सकते कि केवल लड़कियां लैंगिक असमानता के आधार पर ही दहेज प्रथा को लागू किया जाए। तो पारंपरिक सोच, अशिक्षा और लैंगिक असमानता जो है वो दहेज प्रथा के क्या हैं? मूल कारण है। तो अगर हम प्रमुख कारण के बारे में बात करें तो पारंपरिक सोच ही दहेज प्रथा का प्रमुख कारण है। चलिए अब हम बात करते हैं दहेज प्रथा का प्रभाव क्या है। देखिए, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर वधू पक्ष की महिलाओं पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार होता है। देखिए, हम सामान्यतः फिल्मों में भी देखते हैं, कई बार समाज में भी देखते हैं कि यदि दहेज ना दिया जाता है तो जिस लड़की की शादी होकर घर में आती है तो जो वर पक्ष होता है, लड़के वाले होते हैं, उसकी सास है, ननद है, या उसके ससुर हैं, उसको क्या करते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करते हैं? प्रताड़ित करते हैं। इस तरह की कुछ परिस्थितियां हमारे समाज में आज भी देखने को मिलती हैं। आर्थिक बोझ, देने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, खासकर गरीब परिवारों पर। देखिए, दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कुप्रभाव तो ये होता है कि गरीब यदि कोई पिता है, वह अपनी बेटी की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता है तो उसको अच्छा दहेज देना पड़ेगा। तो उस दहेज को देने के लिए वह किसी अन्य व्यक्तियों से या कहीं से कर्जा ले लेता है। उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको बहुत कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, और उस परिवार पर क्या आ जाता है? आर्थिक बोझ आ जाता है। तो ये सब उसका मूल कारण क्या था? दहेज प्रथा ही उसका क्या थी? मूल कारण थी।
कन्या भ्रूण हत्या, दहेज के डर से कुछ लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध भी कर देते हैं। यानी दहेज प्रथा में कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई यदि कन्या का जन्म होगा तो हमें इसकी शादी करते समय इसका दहेज देना पड़ेगा। तो कई बार गर्भ में जो बालिका शिशु होता है उसकी क्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध के लिए भी कहीं न कहीं दहेज प्रथा क्या है, जिम्मेदार है। तो महिलाओं पर अत्याचार, आर्थिक बोझ और कन्या भ्रूण हत्या जो है वह दहेज प्रथा के क्या है, प्रभाव है, दुष्प्रभाव बोल सकते हो आप इनको। अगर हम बात करें दहेज प्रथा के रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो देखिए कानूनी उपाय है दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया है, 2006 में। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इसके तहत यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो जेल हो सकती है या आर्थिक दंड हो सकता है। लेकिन सामान्यतः देखिए ये कानून जो है वो कम प्रभावी है, पर फिर भी कानून बनाया गया है। यदि कोई वास्तविक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर दहेज प्रथा के ऊपर किसी बालिका को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह इस कानून का सहारा लेकर अपनी सुरक्षा कर सकती है। आगे हम बात करें जागरूकता। देखिए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इस प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यानी समाज में यह जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि दहेज प्रथा के क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दहेज प्रथा किन-किन लोगों के लिए किन-किन तरीकों से दुष्प्रभावी है। अगर समाज में इस तरह की जागरूकता है तो दहेज प्रथा के माध्यम से दहेज प्रथा को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लैंगिक समानता। देखिए महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिससे इस प्रथा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सामान्यतः आप देखते होंगे जो लड़कियां नौकरी लगी होती है उनकी शादी होती है तो सामान्यतः दहेज नहीं दिया जाता। तो यदि महिलाओं को शिक्षा के अवसर और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान किए जाएं, उनको नौकरी में लगाया जाए तो इस दहेज प्रथा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो लड़का लड़की एक समान की यदि भावना को प्रसारित किया किया जाए तो लैंगिक समानता के अवसर प्रदान किए जाएं तो दहेज प्रथा को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत जागरूकता के द्वारा और लैंगिक समानता के अवसर प्रदान करके हम दहेज प्रथा को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे हम बात करें अगली जो सामाजिक बुराई है वह है चोरी। अगली सामाजिक बुराई क्या है, चोरी। देखिए चोरी क्या है, चोरी की अगर हम बात करें तो चोरी एक अपराध है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, चोरी कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के उसकी संपत्ति को हड़प लेना या अधिग्रहित कर लेना क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। चोरी एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है। चोरी कैसी समस्या है, सामाजिक समस्या भी है और कानूनी समस्या भी है। चोरी का कारण क्या है, देखिए चोरी का जो प्रमुख कारण है वह है गरीबी और बेरोजगारी। कोई व्यक्ति गरीब है, उसको खाने के लिए पैसे नहीं है तो वह उस मजबूरन क्या करता है, चोरी करता है। और बेरोजगारी भी चोरी का क्या है, मूल कारण बनती है। तो चोरी के जो प्रमुख कारण होते हैं वह कौन से होते हैं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण व्यक्ति क्या बनता है, चोर बनता है। शिक्षा की कमी, नैतिक मूल्यों की कमी, शिक्षा का अभाव चोरी के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि यदि चोरी के दुष्परिणाम आपको पता नहीं है तो उसके कारण भी व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है। नशे की लत, कई बार क्या होता है, नशे की लत वाले जो व्यक्ति होते हैं, नशेड़ी होते हैं, वह घर का कुछ भी सामान बेच देते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ उठाई उसको बेच देते हैं। तो चोरी करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, नशे का पदार्थ चाहिए होता है। तो नशेड़ी व्यक्ति जो होते हैं वह भी क्या करते हैं, चोरी करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। पर अगर हम बात करें चोरी का मूल कारण क्या होता है, गरीबी और बेरोजगारी चोरी का क्या है, मूल कारण है। चलिए अगर हम चोरी के प्रभाव के बारे में बात करें, चोरी का क्या प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक असुरक्षा। देखिए चोरी से समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है। यानी जहाँ पर चोरी विद्यमान होती है तो वहाँ पर बोला जाता है कि भाई रात को समय नहीं निकलना चाहिए, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है। और जिस समाज में इस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त होती हैं उस समाज में हमेशा क्या है, भय का माहौल बना रहता है। दूसरा है आर्थिक नुकसान। देखिए चोरी के कारण व्यक्ति और समाज को आर्थिक नुकसान होता है। सीधी सी बात है, चोरी में कोई पैसा रख के तो जाएगा नहीं, पैसा तो क्या करेगा, वो लेके ही जाएगा। तो जब चोरी होती है तो उस किसी व्यक्ति को या किसी समाज को हमेशा क्या होता है, आर्थिक हानि होती है। दूसरा कानूनी और सामाजिक समस्याएं। चोरी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है जिससे समाज में तनाव उत्पन्न होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा करता है और न्यायिक व्यवस्था पर भी क्या होता है, दबाव होता है। देखिए कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं कि भाई चोरी कहाँ-कहाँ पर हो रही है, चोरी को कैसे रोका जाए। और लोगों का पुलिस के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है तो उसको विश्वास लाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की ओर
क्या होता है, दबाव होता है कि सरकार भी यह कोशिश करती है कि भाई ऐसे प्रयास उठाए जाएं जिससे कि चोरी ना हो। चलिए अब हम बात करें चोरी की रोकथाम के उपाय क्या हैं। देखिए, शिक्षा और जागरूकता, यानी नैतिक शिक्षा जागरूकता के माध्यम से बच्चों और युवाओं को सही मार्ग पर ले जाना जरूरी है। समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन का विकास करके चोरी जैसी बुराइयों को रोका जा सकता है। यानी समाज में ये जागरूकता फैलाई जाए कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। चोरी करने से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि चोरी करोगे तो उसको आपको पकड़कर जेल में ही बंद किया जा सकता है। तो यदि नैतिक बातें फैलाई जाएं, समाज में जागरूकता फैलाई जाए, तो चोरी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करके चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। हम पढ़ रहे थे कि चोरी का जो मूल कारण है गरीबी और बेरोजगारी है। तो यदि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे तो उनकी गरीबी मिटेगी, और जब गरीबी मिटेगी तो जो वहाँ पर चोरी नहीं होगी। आपने सुना होगा, जहाँ पर आर्थिक संपन्नता वाले परिवार होते हैं वहाँ पर चोरी नहीं होती। हमेशा चोरी करने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण ही क्या करता है, चोरी करता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि आर्थिक विकास होगा तो चोरी पर भी क्या और लगेगी, लगाम लगेगी। अब हम बात करते हैं कानूनी सख्ती। कानूनी सख्ती का मतलब होता है चोरी को रोकने के लिए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता है। यानी कि यदि चोर पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि लोग इससे भय में आ जाएं कि यदि चोरी करेंगे तो हमें सजा हो सकती है। साथ ही दोषियों को समय पर न्याय दिलाने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार भी क्या है, आवश्यक है। तो कानून व्यवस्था जो है वो है दुरुस्त होगी तो चोरी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। चौथा है समुदाय का सहयोग। चोरी जैसी बुराइयों से निपटने के लिए समाज के सही वर्गों का सहयोग आवश्यक है। सामुदायिक जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर संगठनों की सहायता से इस समस्या का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है। तो यदि समाज जो है वो चोरी को रोकने के लिए एकजुट हो जाए तो चोर की जो है वो हिम्मत नहीं रहती कि वह चोरी करे, और समाज चौकन्ना रहे कि भाई यदि कोई चोर आएगा तो उसको पकड़कर हम उसको सजा देंगे तो भी चोरी को क्या किया, चोरी को रोका जा सकता है। यानी समाज यदि इस बात की ओर रहे कि चोर को हम सजा देंगे तो चोरी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम चोरी पर क्या लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। आगे हम बात करें कि समाज में सामाजिक बुराइयों से निपटने के समग्र प्रयास कैसे किए जाने चाहिए। देखिए, यदि समाज में सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए तो सामाजिक बुराइयों को रोका जा सकता है। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। लोगों को इन बुराइयों के प्रभाव और उन्मूलन के उपचार उपायों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। यानी यदि समाज में जागरूकता फैलाई जाए तो सामाजिक बुराइयों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। कानूनी कार्रवाई, प्रभावी कानून और कठोर कार्यान्वयन के माध्यम से, यानी कानून प्रभावी हों और उनको लागू भी बहुत कठोरता से किया जाए, तो बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा और चोरी जैसी बुराइयों को रोका जा सकता है। साथ ही न्यायिक प्रणाली में सुधार करके ऐसे मामलों को तेजी से हल किया जाना चाहिए। यानी इस तरह के यदि कोई मामले हमारे कोर्ट में आते हैं तो उन पर निर्णय भी तेजी से यदि दिया जाए तो भी इन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, सामाजिक बुराइयों को रोका जा सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार। देखिए, अशिक्षा इन सामाजिक बुराइयों की जड़ है। शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान पाते हैं, जो कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि हम शिक्षा को, यानी समाज को शिक्षित करें और इनके दुष्परिणामों के बारे में, इनके कुप्रभावों के बारे में और इनकी बुराइयों के बारे में यदि समाज को शिक्षित किया जाए तो इन सामाजिक बुराइयों से क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, इनको रोका जा सकता है। आगे हम बात करें महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान देकर दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है। यानी महिलाओं को पढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर उनको बढ़ाया जाए, नौकरियों में लगाया जाए, तो बाल विवाह जैसी प्रथा, दहेज प्रथा पर क्या की जा सकती है, रोक लगाई जा। आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी को कम करके समाज में चोरी और बाल श्रम जैसी बुराइयों को रोका जा सकता है। यानी समाज में गरीबी को कम करके सरकार ऐसे प्रयास करे और रोजगार उपलब्ध कराए लोगों को, तो चोरी की घटना और बाल श्रम जैसी घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना क्या है, आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करें, प्रशासन और न्यायिक प्रणाली में सुधार करके इन बुराइयों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इन बुराइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
यानी प्रशासन जो है वो इन बुराइयों के खिलाफ यदि कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तो भी हम चोरी और सामाजिक बुराइयां जो ये हैं, बाल विवाह है, बाल श्रम है, चोरी है, दहेज प्रथा है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, निपटारा पा सकते हैं या इनको हम रोक सकते हैं। अब निष्कर्ष से हम बात करें, सामाजिक बुराइयां किसी भी समाज के विकास में बाधक होती हैं। बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, चोरी जैसी समस्याएं भारत में अभी भी विद्यमान है, लेकिन इन्हें समाप्त करने के लिए सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा, जागरूकता, कानूनी सख्ती, महिला सशक्तिकरण जैसे उपाय इन बुराइयों को समाप्त करने में क्या होते हैं, सहायक साबित होते हैं। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं वो किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती। यदि इन पर अंकुश लगाया जाए तो समाज को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो सामाजिक बुराइयों वाला टॉपिक है उसको फिनिश किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट लेवल फर्स्ट एनवायरनमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उनके लिए भी समय समय पर उपयोगी अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त होती रहेगी। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। थोड़े से समय में हमने अपने इस टॉपिक को क्या किया है, कंप्लीट किया है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बाहर जाने की ना के बराबर संभावना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार।